हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग नेट जेआरएफ का जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो कवर कर रहे थे, तो उसी सीरीज़ में ये हमारी अगली वीडियो है। दोस्तों दिसंबर 2022 के जो नेट जेआरएफ के पेपर थे उसकी परीक्षा फरवरी और मार्च 2023 में हुई थी। उसके हम लोग अभी तक जो हर पेपर टू हर सब्जेक्ट का जो के साथ जो पेपर वन होता है वो सारे पेपर्स हम लोग ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। तो अभी उसी सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन सेट बाकी बचे हैं जो अभी हम लोग इस प्लेलिस्ट में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने एक भी वीडियोस देखी है तो मैंने इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। दोस्तों, आप लोग इसकी प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। और दोस्तों जितने भी पेपर्स आने वाले समय में, जब तक पेपर पैटर्न और सिलेबस चेंज नहीं हो जाता तब तक दोस्तों आपका सेम पैटर्न क्वेश्चन पेपर हमेशा आता रहेगा दोस्तों। और दोस्तों इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि आप लोगों को डीआई पैसेज ये सब आपको आनी ही आनी है, तो आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। और दोस्तों पीवाईक्यूज अगर किसी ने अच्छे से पढ़ लिए हैं तो उसका 60 to 80% पेपर ऐसे ही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग अपना पेपर शुरू करते हैं। सबसे पहले 5 नंबर क्वेश्चंस की डीआई आती है दोस्तों, तो डीआई को अच्छे से पढ़ेंगे और उसकी सारणी से ही 5 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं दोस्तों। तो निम्नलिखित तालिका 1 में पाठ्यक्रम वाले 6 भिन्न भिन्न महाविद्यालयों ए से एफ में अध्ययनरत विद्यार्थियों का प्रतिशत वितरण दर्शाया गया है। और तालिका 2 में महाविद्यालय डी की 5 कक्षाओं प्रथम से 5वें वर्ष में से प्रत्येक के 3 भिन्न अनुभागों पहला, दूसरा व तीसरा में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत वितरण दर्शाया गया है। महाविद्यालय सी में अध्ययनरत विद्यार्थियों की कुल संख्या 1080 है और महाविद्यालय डी की प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या एक समान है। तालिकाओं में प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो तालिका 1 दी गई है दोस्तों, इसमें विद्यार्थियों का महाविद्यालय वार विवरण है, जिसमें एक तरफ महाविद्यालय दिए गए हैं ए से एफ तक, दूसरी तरफ विद्यार्थियों का वितरण दिया गया है। ए में जैसे 8 सही 1/3% है, बी में 10%, सी में 20%, डी में 16 सही 2/3%, ई में 30%, एफ में 15%। और अगली तालिका दी गई है महाविद्यालय डी में विद्यालय का कक्षावार व अनुभागवार प्रतिशत वितरण दिया गया है। जैसे एक तरफ क्लास दी गई है, फर्स्ट प्रथम वर्ष, दूसरा वर्ष, इसमें इसे 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, पहला, दूसरा और तीसरा। और ऐसे ही तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष और पंचम वर्ष में सब तीनों को ही 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पांचों को। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, यदि महाविद्यालय बी के, दोस्तों इसके जो 5 क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इसी सारणी पे आधारित होते हैं दोस्तों। अगर क्वेश्चन को आप लोगों ने थोड़ा सा प्रैक्टिस कर की है डीआई की या मैथ की, और आप क्वेश्चन को सही से पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं, तो आपका क्वेश्चन का आंसर अपने आप आ जाएगा दोस्तों। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं होते, बस इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है और थोड़ा सा समझ के क्वेश्चन को पढ़ना होता है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि महाविद्यालय बी की, इसमें महाविद्यालय बी सारणी में जो जो कोई बोलता जाएगा हमें क्वेश्चन को फॉलो करते जाना है एक एक लाइन। जैसे कि महाविद्यालय बी में अनुभाग द्वितीय वर्ष की, बी में द्वितीय वर्ष की कक्षा के अनुभाग दूसरे, और महाविद्यालय डी की तृतीय वर्ष कक्षा के अनुभाग 1 में। तो दोस्तों जो भी डाटा इसमें बता रहा वो डाटा हम लेके में विद्यार्थियों की संख्या एक समान बताइए। तो महाविद्यालय बी में की द्वितीय वर्ष कक्षा के अनुभाग 2 में विद्यार्थियों की संख्या का महाविद्यालय डी की पंचम वर्ष कक्षा के अनुभाग 3 में विद्यार्थियों की संख्या के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात है। तो दोस्तों इसमें सिंपल सा रेशियो पूछा गया है। सबसे पहले महाविद्यालय सी में जो अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या 20% है, तो वो कितनी है, 1080 है। तो 1080 20% बराबर 1080 है, तो हमें इसका 100% निकालना है। तो 20
एक 1080/20 इंटू 100 कर लेंगे तो हमारा इसका 100% निकल आएगा। कितना? 5400। ऐसे ही डी का निकाल लेंगे दोस्तों, और ऐसे ही हम लोग सबका निकाल के फिर इसका अनुपात बना लेंगे। जो टोटल संख्या 180 निकलेगी और रेशियो 315, इसको अगर हम लोग आपस में मतलब डिवाइड करेंगे सेम संख्या से तो हमारा एवरेज निकल आएगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, महाविद्यालय डी के सभी कक्षाओं के अनुभाग 1 में डी की जितनी भी कक्षाएं हैं उसका जो भाग 1 है उसमें विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों डी में कुल संख्या 900 बताई गई और तालिका 2 से तो टोटल संख्या अगर 900 है तो उस तालिका में जितना भी प्रतिशत दिया गया होगा 900 से सबका प्रतिशत निकाल के दोस्तों उन सभी को जोड़ देना दोस्तों, क्योंकि इसमें टोटल संख्या पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाविद्यालय डी में चतुर्थ वर्ष के अनुभाग 3 में विद्यार्थियों की संख्या महाविद्यालय ए में विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है दोस्तों। तो इसमें भी दोस्तों डी में चतुर्थ वर्ष का भाग 3 में विद्यार्थियों की कुल संख्या, ए में विद्यार्थियों की कुल संख्या का, तो जो डी की संख्या निकालेंगे सबसे पहले हम लोग, और उसके बाद जो ए की, तो ए से हमें प्रतिशत निकालना है। तो ऊपर डी की संख्या को नीचे ए की संख्या को रख के 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों, इसका प्रतिशत निकल आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि महाविद्यालय ए के 20% विद्यार्थी महाविद्यालय डी में चले जाते हैं, मतलब मान लिया टोटल ए की जितनी भी संख्या होगी वो अपने आप में 100% होती है, तो मान लिया कि 20% उसके डी में चले जाते हैं और प्रत्येक कक्षा में उनका समान वितरण किया जाता है जितनी भी कक्षाएं हैं दोस्तों। तो महाविद्यालय ए की तृतीय वर्ष कक्षा के अनुभाग 2 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी दोस्तों। तो बस जितना क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों हमें इतना सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो उसमें डी में ए की संख्या निकाल के डी में डाली गई, तो इसमें हमारा ई का तो कोई रोल ही नहीं था, तो इस प्रश्न पत्र का उत्तर निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रश्न में महाविद्यालय ए के विद्यार्थियों की संख्या कक्षावार तथा अनुभागवार नहीं दी गई है दोस्तों। ठीक है, तो कभी कभार ऐसे हमें कंफ्यूज भी कर सकता है क्वेश्चन में, तो हमें क्वेश्चन को समझ के पढ़ना है। मैंने जैसे बोला था क्वेश्चन को समझना है और अच्छे से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, महाविद्यालय सी में विद्यार्थियों की संख्या, सबसे पहले जो सी की विद्यार्थियों की संख्या है वो रखेंगे, और महाविद्यालय डी की सभी कक्षाओं के अनुभाग 3 में विद्यार्थियों की संख्या के बीच का अंतर बताना दोस्तों। तो सबसे पहले सी के विद्यार्थियों की संख्या निकाल लेंगे, उसके बाद डी की कक्षाओं के अनुभाग 3 में विद्यार्थियों की जितनी संख्या है उसको ऐड करके फिर उन दोनों सी और डी में अंतर, मतलब इन सी और डी को घटा देंगे, हमारा जो बीच का अंतर है वो निकाल के आ जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारी डीआई दोस्तों सॉल्व हो गई है यहीं से, और हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लूम के अधिगम उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां भावपरक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ए है प्राप्त करना, बी है प्रत्युत्तर देना, सी है विश्लेषण, डी है संगठन, ई है अनुप्रयोग। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, केवल ए बी डी। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, जिसे ब्लूम के वर्गीकरण के रूप में जाना जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांतों में से एक है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी में सीखने के 3 डोमेन संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर शामिल है, और इनमें से प्रत्येक डोमेन को एक पदानुक्रम प्रदान किया गया है जो सीखने के विभिन्न स्तरों से मेल खाता है। भावात्मक डोमेन शिक्षार्थियों के दृष्टिकोणों, मूल रुचियों और प्रशंसा पर केंद्रित है, और इसका पदानुक्रम निम्नलिखित है। ए है प्राप्त करना, दूसरा है प्रत्युत्तर या जवाब देना, तीसरा है बातों को महत्व देना, चौथा है संगठन, पांचवा है निरूपण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 2 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है, स्वयं प्रभा के चैनल विसाग हैदराबाद से जुड़े हुए हैं, और दूसरा कथन है, स्वयं प्रभा 37 DTH चैनलों द्वारा 24/7 उपलब्ध एक शैक्षिक अधिगम प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कथन पहला और कथन दूसरा दोनों ही गलत हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों जब भी ऑप्शन गलत होते हैं तो उसकी व्याख्या हम लोग अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि व्याख्या में उनका सही आंसर दिया गया होता है, सही जितने भी की पॉइंट्स हैं वो सारे दिए होते हैं, इसलिए हम लोग व्याख्या देखते चलते हैं।
स्वयंप्रभा 34 DTH चैनलों का एक समूह है जो GSAT-15 उपग्रह का उपयोग करके 24/7 आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित है। स्वयंप्रभा के चैनल विशाग गांधीनगर से जुड़े हैं तथा इसमें सामग्री NPTEL, IIT, UGC, CFC और इग्नू द्वारा प्रदान की जाती है। इस वेब पोर्टल का रखरखाव INFLIBNET द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किशोरों के बौद्धिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए है भावात्मक मनोदशा में बदलाव, बी है कल्पना का विकास, सी है ध्यान केंद्रण अवधि में वृद्धि और डी है स्पंद दर में वृद्धि, ई है चिंतन एवं तर्कणा का विकास। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा, केवल बी, सी और ई। किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच की अवधि है जो 10 से 19 वर्ष की आयु में बीच का चरण है। यह मानव विकास का एक अनूठा चरण है जिसमें किशोर तेजी से शारीरिक, बौद्धिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक विकास का अनुभव करते हैं। किशोरों के बौद्धिक अभिलक्षण निम्नलिखित में कल्पना का विकास, ध्यान केंद्रण अवधि में वृद्धि, चिंतन एवं तर्कना का विकास, निर्णय करने की योग्यता का विकास, समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक अधिगमकर्ता विद्यालय में केक बनाना सीखता है। वह घर पर केक बनाने के ज्ञान का अनुप्रयोग करता है और यह किस प्रकार के अधिगम का प्रकार है? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही होगा, क्षैतिज अंतरण। जब कोई एक सीखा हुआ कौशल कार्य दूसरे सीखने में कौशल या काम को प्रभावित करता है तो उसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। और धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण एवं क्षैतिज स्थानांतरण अधिगम स्थानांतरण के विविध प्रकार हैं। एक अधिगमकर्ता विद्यालय में केक बनाना सीखता है। वह घर पर केक बनाने में ज्ञान का अनुप्रयोग करता है और यह क्षैतिज अधिगम अंतरण का उदाहरण है। जब किसी स्तर में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की लगभग समान स्थिति में किया जाता है तो वह सीखने अधिगम का क्षैतिज स्थानांतरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कोई शिक्षक एक वृत्ति के रूप में शिक्षण का आनंद ले सकता है जब वह, तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए दिया गया है। एक शिक्षक वह व्यक्ति होता है जो शिक्षण के अभ्यास के माध्यम से छात्रों को ज्ञान, योग्यता या गुण प्राप्त करने में मदद करता है। एक प्रक्रिया के रूप में शिक्षण छात्रों के लिए अधिगम की सुविधा प्रदान करता है। किसी भी समाज के निर्माण में शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। कोई भी शिक्षक एक वृत्ति के रूप में शिक्षण का आनंद ले सकता है जब वह विद्यार्थियों से सम्मान प्राप्त करना चाहता है। अगला क्वेश्चन है, घटनाओं का वर्णन और उनका पूर्वानुमान करने वाले सिद्धांतों के समुच्चयों को किस रूप में जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन डी होगा, सिद्धांत। घटनाओं का वर्णन और उनका पूर्वानुमान करने वाले सिद्धांतों के समुच्चय को सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। सिद्धांत एक प्राकृतिक या सामाजिक व्यवहार घटना या घटना की व्याख्या है जो सामूहिक रूप से कुछ मान्यताओं और सीमाओं के भीतर घटना की एक तार्किक, व्यवस्थित और सुसंगत व्याख्या प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है, निष्कर्षों की व्याख्या किसमें प्रतिभागियों और शोधकर्ता दोनों का सहयोगात्मक क्रियाकलाप है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा, अनुप्रयुक्त शोध। निष्कर्षों की व्याख्या अनुप्रयुक्त शोध में प्रतिभागियों और शोधकर्ता दोनों का सहयोगात्मक क्रियाकलाप है। वह अनुसंधान जो किसी समस्या विशेष के समाधान के लिए किया जाता है वह व्यवहारिक अनुप्रयुक्त शोध कहलाता है। इस प्रकार के शोध में मौलिक बुनियादी सिद्धांतों और नियमों का प्रयोग करते हुए व्यवहारिक समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। अनुप्रयुक्त शोध विशिष्ट शोध समस्याओं या मुद्दों के समाधान खोजने का एक गैर व्यवस्थित तरीका है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसमें अधिकांशतया नृजाति वर्णन संबंधी शोध को आयोजित किया जाता है? दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वाभाविक वातावरण। स्वाभाविक वातावरण में अधिकांशतया नृजाति वर्णन संबंधी शोध को आयोजित किया जाता है।
नृजाति विज्ञान अक्सर सामाजिक और व्यवहार विज्ञान में उपयोग किए जाने वाले डेटा एकत्र करने के लिए एक गुणात्मक विधि है। डेटा अवलोकन और साक्षात्कार के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं, जिनका उपयोग समाज और व्यक्तियों में कार्य करने में तरीके के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुपात स्तर के तत्व की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? ए है असमान अंतरालन, बी है ऋणात्मक प्राप्तांक, सी है समान अंतरालन, डी है बढ़ता या घटता क्रम, ई है निरपेक्ष शून्य बिंदु। तो दोस्तों अगर सही ऑप्शन इसका देखें तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल सी डी ई। अनुपात स्तर का डेटा मात्रात्मक डेटा का एक रूप है। यह निरंतर पैमाने पर चर को आसन्न मूल्यों के बीच समान दूरी के साथ मापता है। अनुपात डेटा की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि इसमें वास्तविक शून्य होता है तथा इसका मान सभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। अनुपात स्तर के डेटा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है समान अंतराल, दूसरा है बढ़ता या घटता क्रम, तीसरा है निरपेक्ष शून्य बिंदु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कथन पहला है अमूर्त अवधारणाओं के अर्थ प्राप्त करने के लिए प्रचालनीय परिभाषाओं को प्रयुक्त किया जाता है। और दूसरा कथन है दोस्तों, प्रचालनीय परिभाषाएं इस बारे में परिभाषित नहीं करती हैं कि कैसे एक चर का मापन किया जाता है। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा, कथन पहला सत्य है लेकिन कथन जो दूसरा है वो असत्य है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। प्रचालनीय परिभाषा को एक अवधारणा या सैद्धांतिक परिभाषा का मॉडल या प्रतिनिधित्व करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसे निर्माण के रूप में भी जाना जाता है। अमूर्त अवधारणाओं के अर्थ को प्राप्त करने के लिए प्रचालनीय परिभाषाओं को प्रयुक्त किया जाता है। प्रचालनीय परिभाषाएं इस बारे में परिभाषित करती हैं कि कैसे एक चर का मापन किया जाता है। परिचालन परिभाषा एक विशिष्ट अध्ययन में एक चर को मापने का विशिष्ट तरीका है। कार्य प्रणाली को विश्वसनीयता प्रदान करने और अध्ययन के परिणामों की पुनरुत्पादन सुनिश्चित करने के लिए चर को परिचालन रूप से परिभाषित करना महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम मीडिया युग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो इसका डी ऑप्शन दोस्तों सही होगा, प्रसारण मीडिया से। प्रथम मीडिया युग प्रसारण मीडिया से संबंधित था। प्रसारण मीडिया या प्रथम मीडिया युग एक तरफा संचार था जो व्यक्ति के कई लोगों से बात करने पर केंद्रित था। रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविज़न, पत्रिकाएं तथा प्रेस प्रसारण मीडिया के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेट जैसी आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किसका निर्माण हुआ है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा, व्यक्ति प्रधान मीडिया संस्कृति। इंटरनेट जैसी आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप व्यक्ति प्रधान मीडिया संस्कृति का निर्माण हुआ है। व्यक्ति प्रधान मीडिया संचार के वे माध्यम हैं जो एक निगम या संस्था के बजाय एक व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंचार का लॉसवेलियन मॉडल निम्नलिखित में से किस मीडिया का आधार है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रभाव सिद्धांत। जनसंचार का लॉसवेलियन मॉडल 1948 में संचार सिद्धांतकार हेरोल्ड डी लॉसवेल द्वारा विकसित किया गया था और इनका संचार मॉडल संचार प्रक्रिया एवं सूचना चालन पर आधारित है। लॉसवेल का जनसंचार मॉडल प्रभाव सिद्धांत का आधार है और इस मॉडल में यह माना जाता है कि ग्रहणकर्ता पर संप्रेषण का निश्चित प्रभाव पड़ेगा। लॉसवेल का संचार मॉडल 5 बुनियादी प्रश्नों के संदर्भ में संचार का विश्लेषण करता है। कौन क्या कहता है, किस चैनल में, किससे और किस प्रभाव के साथ। इस मॉडल को संचार का रेखीय मॉडल या एक्शन मॉडल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं 6 तारीख को मेरा हिस्ट्री का एग्ज़ाम था और उसमें सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ रिपीट हुआ है। ये सैनन व वीवर के संचार मॉडल निम्नलिखित में से किन पर केंद्रित नहीं था। सेम क्वेश्चन ऐसे ही उठा के रख दिया गया था उसमें दोस्तों। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि कम से कम 5-6 बल्कि उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं वो सीधे सीधे उठा के रख दिए जाते हैं पेपर में।
तो आप लोग अगर PYQ अच्छे से कर लेते हैं दोस्तों तो आपके 30 से 40 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं दोस्तों। ए है संदेश संचारण, बी है संदेशों की अंतः वस्तु, सी है संदेशों के अर्थ, डी है संदेशों के पीछे की मंशा, ई है संचारण माध्यम। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा दोस्तों, बी सी डी। अमेरिकी गणितज्ञ शैनन व अमेरिकी वैज्ञानिक वीवर ने मिलकर 1948 ईस्वी बेल सिस्टम टेक्निकल जर्नल में एक लेख लिखा जिसे ए मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसे संचार का शैनन वीवर मॉडल भी कहा जाता है। यह मॉडल विशेष रूप से प्रेषक और रिसीवर के बीच प्रभावी संचार विकसित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि यह बताया जा सके कि एक प्रेषक और रिसीवर के बीच संचार कैसे होता है, संदेश को कैसे भेजा और प्राप्त किया जाता है। यह मॉडल संदेशों की अंतः वस्तु, संदेशों के अर्थ और संदेशों के पीछे की मंशा पर केंद्रित नहीं था। शैनन वीवर मॉडल सूचना स्रोत, ट्रांसमीटर शोर चैनल, संदेश रिसीवर चैनल, सूचना गंतव्य, एनकोड डिकोड जैसी अवधारणाओं से संबंधित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है देरिदा के अनुसार संचार के प्रभाव लेखन प्रभाव के अधीनस्थ होते हैं, और कथन दूसरा है देरिदा ने भाषा के प्रभावों को बहुअर्थकता और प्रसार में वर्गीकृत किया है। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों ही सत्य हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये डायरेक्शन से क्वेश्चन है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ के बस एक एक लाइन पढ़ते हुए इसका डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते जाएंगे, हमारा आंसर हमारे सामने होगा। एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। सबसे पहले इसके लिए आपको दिशाओं का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। वह दाहिनी ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है और पुनः दाहिने मुड़कर 15 मीटर चलता है। अब वह बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर पुनः दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। अंत में वह पुनः दाएं मुड़कर 70 मीटर चलता है। अब वह व्यक्ति जो आरंभिक बिंदु है उससे किस दिशा में है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा उत्तर पूर्व। बाकी आप लोग जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपका कोई कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। इससे आप लोगों को जो भी लास्ट में क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन इस डायग्राम से आपका उसका आंसर निकल आएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति P दूसरे व्यक्ति Q का यह कहते हुए परिचय कराता है कि वह मेरे पिता की पौत्री का पति है। Q का P के साथ क्या संबंध है दोस्तों? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, ब्रदर इन लॉ, जीजा या साला। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को कौन सी संख्या प्रतिस्थापित कर सकती है? दोस्तों ये एक दूसरे से रिलेटेड अंक होते हैं। अगर इनकी जो स्टार्टिंग से लास्ट तक जो भी ट्रिक इसमें फॉलो करती है उसी से हमारा अगला नंबर भी निकल आता है। ये देख सकते हैं दोस्तों आप लोग। और इसका कोई फॉर्मूला या सूत्र नहीं होता है, इसमें आपकी छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो प्रैक्टिस करने से आपको खुद समझ में आने लगती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए अरुण कहता है यह लड़की मेरे पिता की एकमात्र संतान की पुत्री है। अरुण की पत्नी का इस लड़की के साथ क्या संबंध है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, माता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 12 और 42 के मध्य आने वाली अभाज्य या प्राइम संख्याओं के समुच्चय का औसत निम्नलिखित में से कौन सा? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे? 12 और 42 के मध्य जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं दोस्तों वो होती हैं जो किसी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं, मतलब कटती नहीं है, सिर्फ एक या उसी स्वयं की संख्या से विभाज्य होती हैं, तो उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, ये 12 से 42 के मध्य हैं। इनके इन संख्याओं के समुच्चय का औसत निकालना है, तो टोटल पदों का योग बटे पदों की संख्या। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथन में कौन सा तर्क दोष है? मैं यह नहीं मानता हूं कि सीरियल हत्यारों को जीवित रहने देना चाहिए। उन्होंने जीवित रहने का अपना अधिकार गंवा दिया है, क्योंकि जो कोई अनेक व्यक्तियों की हत्या करता है उसने यह अधिकार खो दिया। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों सी होगा दोस्तों, आत्माश्रय दोष। आत्माश्रय दोष।
आत्माश्रय दोष एक तर्क दोष है जो तब उत्पन्न होता है जब निष्कर्ष आधार वाक्य में पहले से ही निहित होता है, और अंग्रेजी में इसे बेगनिंग द क्वेश्चन कहा जाता है। इसके दो रूप हैं, सरल और जटिल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि मृत्युदंड वास्तव में लोगों को गंभीर अपराध करने से भयोपरत करता होता तो यह न्यायोचित होता, परंतु क्योंकि उसका वह निवारण प्रभाव नहीं है, यह न्याय संगत परिपाटी नहीं है। उपयुक्त तर्क में से कौन सा आकारिक तर्क दोष है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही होगा, हेतु वाक्य निषेध। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कथन तार्किक रूप से समतुल्य है? पहला है, ए दिया गया है कुछ भौतिक शास्त्री उत्कृष्ट प्रोफेसर होते हैं। बी है कुछ भौतिक शास्त्री गैर उत्कृष्ट प्रोफेसर नहीं होते हैं। सी है कोई भी उत्कृष्ट प्रोफेसर भौतिक शास्त्री नहीं होता है। डी है कुछ गैर उत्कृष्ट प्रोफेसर गैर भौतिक शास्त्री नहीं होते हैं। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा, ए और बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कथन इस प्रकार संबंधित हैं कि वे दोनों सत्य नहीं हो सकते हैं परंतु दोनों असत्य हो सकते हैं? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी होगा, केवल ए और सी। केवल ए, सभी जीव विज्ञानी उत्कृष्ट शिक्षक होते हैं। सी है कोई भी जीव विज्ञानी उत्कृष्ट शिक्षक नहीं होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, तर्क की शास्त्रीय भारतीय प्रशाखा के अनुसार निम्नलिखित कथन में कौन सा तर्क दोष है? पहाड़ पर अग्नि है क्योंकि यह ज्ञेय है। ए बाधित, बी अनुपसंहारी, सी असाधारण, डी साधारण। दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी होगा, साधारण। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तर्क की शास्त्रीय भारतीय न्याय स्कूल के अनुसार 5 प्रकार की भ्रांतियां हैं। सभी भ्रांतियों को भौतिक भ्रांतियों के रूप में माना जाता है। पहाड़ पर अग्नि है क्योंकि यह ज्ञेय है। कथन में साधारण तर्क दोष है क्योंकि यहाँ ज्ञेय अग्नि और अग्नि दोनों वस्तुओं में उपस्थित हो सकता है। साधारण तर्क दोष तब होता है जब मध्य पद प्रकृति में बहुत व्यापक होता है, नतीजतन यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों उदाहरणों में मौजूद होता है। इसलिए यह नियम का उल्लंघन करता है कि नकारात्मक उदाहरणों में मध्य पद मौजूद नहीं होना चाहिए। असाधारण यह तब होता है जब मध्य पद प्रकृति में बहुत संकीर्ण होता है। अनुपसंहारी यह तब होता है जब मध्य पद गैर अनन्य होता है। बाधित यह हेत्वाभास तब होता है जब मध्य पद का अनुमान जैसी धारणा के अलावा किसी अन्य प्रमाण द्वारा खंडन किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कथन दिए गए हैं इसमें दो। पहला कथन ये नंबर में दिए गए हैं दोस्तों, तो इसमें से सी ऑप्शन आपका सही होगा। पहला कथन तो सही है लेकिन दूसरा कथन आपका दोस्तों गलत है। तो दूसरा कथन आप लोग देख लीजिए। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीलागार किस प्रकार के मालवेयर का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा, स्पाईवेयर। कीलॉगर या की स्ट्रोक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जो कीबोर्ड की गतिविधियों को ट्रैक करते हैं। कीलॉगर स्पाईवेयर का एक रूप है जहां उपयोगकर्ता अनजान होता है कि उनके कार्यों के ट्रैक किया जा रहा है, और कीलॉगर का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। हैकर्स उनका उपयोग दुर्भावनापूर्वक आपकी निजी जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं, जबकि नियोक्ता कर्मचारी गतिविधियों की निगरानी के लिए कुछ कीलॉगर आपकी स्क्रीन को यादृच्छिक अंतराल पर भी कैप्चर कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डर के रूप की स्ट्रोक को एक छोटी फाइल में संग्रहित करता है जिसे बाद में एक्सेस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क ऑनलाइन विश्वकोश जैसे कि विकिपीडिया में भारी मात्रा में लेख शामिल है। ऑनलाइन विश्वकोश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो एक कथन है, लोग किसी विषय के लिए प्रासंगिक लेखों को शीघ्रता से खोज सकते हैं। बी है, लेखों का कोई कॉपीराइट नहीं होता है। सी, ये विश्वकोश बहुधा अपडेट किए जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों बी होगा, केवल ए और सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
दोस्तों इसमें पहले सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में भंडारण युक्त या मीडिया, सूची 2 में विवरण है। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रैम का अस्थायी अर्धचालक मेमोरी उस डाटा या निर्देश को संचित करती है जिस पर प्रयोक्ता वर्तमान में कार्य कर रहा होता है। बी है रोम, अनुहासी अर्धचालक मेमोरी, इसकी विषय वस्तु में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। सी है डीवीडी, यह प्रकाशिकीय भंडारण मीडिया जो एकल स्पाइरल ट्रैक और दोहरी परत वाली प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है, उच्च डाटा भंडारण क्षमता की अनुमति प्रदान करता है। डी है, यह प्रकाशिकीय भंडारण मीडिया जो संकेंद्रित ट्रैकों का प्रयोग करता है और एक ही समय में लेखन एवं पठन की अनुमति प्रदान करता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कथन पहला है, यदि ईमेल प्राप्तकर्ता किसी अन्य समय क्षेत्र में है जहां की समय का अंतर 12 घंटे का है तो वहां ईमेल भेजने में समस्या उत्पन्न होगी। अगला कथन है इसका, ईमेल प्रणाली में बीसीसी का आशय ब्लैक कार्बन कॉपी है। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों ही असत्य हैं। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट की सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सेवा है। ईमेल एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक संदेश होता है जो किसी नेटवर्क से जुड़े विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भेजा व प्राप्त किया जाता है। यदि ईमेल प्राप्तकर्ता किसी अन्य टाइम जोन में है जहां से समय का अंतर 12 घंटे का है तो वहां ईमेल भेजने में कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वायु प्रदूषक वर्षा क्यू जल को अम्लीय बनाते हैं। ए है नाइट्रिक ऑक्साइड, बी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रस ऑक्साइड, डी है कार्बन मोनोऑक्साइड और ई है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए बी ई। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा जल से की गई अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न H+ आयन के कारण वर्षा जल की pH सामान्यतः 5.6 होती है। जब वर्षा जल का pH 5.6 से कम हो जाता है तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा मानवीय क्रियाकलापों का उपोत्पाद होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड NO2 वर्षा जल को अम्लीय बनाते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2 N2O वायुमंडल की नमी से प्रतिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं जो वर्षा जल के साथ पृथ्वी पर अम्ल वर्षा के रूप में आता है। उसी प्रकार वायुमंडल में उत्सर्जित SO2 गैस वातावरण की नमी को अवशोषित करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। यही सल्फ्यूरिक अम्ल वर्षा के साथ धरातल पर गिरता है जो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं। ए है पृष्ठ ओजोन, बी है अमोनिया, सी मीथेन, डी कार्बन मोनोऑक्साइड, ई है नाइट्रस ऑक्साइड। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन बी होगा, केवल ए बी ई। चलिए दोस्तों हम लोग ग्रीन हाउस गैसें देख लेते हैं। पहली है जलवाष्प, दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरी है मीथेन, चौथी नाइट्रस ऑक्साइड, पांचवी है क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली प्रमुख गैसें निम्नलिखित हैं। जलवाष्प का प्रतिशत कितना होता है, 36 से 37%, और कार्बन डाइऑक्साइड 9 से 26%, मीथेन 4 से 9%, ओजोन 3 से 7%। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसमें दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, निष्क्रिय सौर तंत्र अचल माध्यम में ऊष्मा संचित करने के बजाय ऊष्मा अवशोषी माध्यम को ही पंप करता है। कथन दूसरा है, सौर ऊर्जा यहाँ तक कि 1000 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक सीमा तक उच्च तापमान उत्पन्न कर सकती है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी होगा। कथन पहला गलत है लेकिन कथन जो दूसरा है वो सही है। दोस्तों निष्क्रिय सौर तंत्र अचल माध्यम में ऊष्मा संचित करने के साथ साथ ऊष्मा अवशोषी माध्यम को पंप करता है। निष्क्रिय सौर तापन प्रणालियां इमारतों की सामग्रियों के भीतर सूरज की ऊष्मा को संचित करती हैं और उसे सूर्य की अनुपस्थिति में मुक्त करती हैं। निष्क्रिय सौर तंत्र में ऊष्मा को अवशोषित करने, स्टोर करने और वितरित करने के लिए दक्षिणार्क कार थर्मल द्रव्य की आवश्यकता होती है। और सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाले एक अक्षय ऊर्जा स्रोत हैं और इस ऊर्जा को ऊष्मा या
विद्युत में बदलकर अन्य प्रयोग में लाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रुग्ण भवन संरक्षण निम्न में से किससे संबद्ध है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, अतरंग वायु गुणवत्ता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बीओडी जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग से निम्नलिखित में से किसकी माप की जाती है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, जल प्रदूषण। बीओडी से किसकी माप की जाती है? जल प्रदूषण की। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है और कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घटने से उसकी मांग बढ़ जाती है। और बीओडी का अधिक होना जल संक्रमित होने को दर्शाता है। ध्यातव्य है कि कार्बनिक अपशिष्ट की मात्रा बढ़ने से अपघटन की दर बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। प्रसिद्ध व्याकरणविद पाणिनि ने निम्नांकित किस स्थान पर शिक्षा ग्रहण की थी? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तक्षशिला। महर्षि पाणिनि संस्कृत भारत के प्रसिद्ध व्याकरणविद थे। संभवतः 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाणिनि के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त इन्हें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जो कि बुद्ध और महावीर का काल था, का भी माना जाता है। वह संभवतः गांधार में रहते थे, जो आज के समय में उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में स्थित है, और संभवतः तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय से जुड़े थे तथा तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी। अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में लिखा गया एक प्राचीन ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, 1995 में स्थापित एनसीईटी निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सांविधिक निकाय। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना 17 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अनुसरण में एक स्वायत्त निकाय के रूप में किया गया। एनसीटीई भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, जयपुर में इसकी क्षेत्रीय समितियां हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद के नाम से जाना जाने वाला भारत के उच्च शिक्षा आयोग का द्वितीय शीर्ष एक अधिप्रत्ययनकर्ता निकाय होगा। दूसरा कथन है, दीर्घकाल में यह कल्पना की गई है कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार प्रत्यायन एक द्विआधारी प्रक्रिया बन जाएगा। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए होगा। पहला और दूसरा कथन दोनों ही सत्य हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आधार हैं जिसके आधार पर भारत में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु नागरिकों के साथ भेदभाव को संवैधानिक तरीके से निषिद्ध किया गया है? ए है धर्म और नस्ल, बी है लिंग और जन्म स्थान, सी है राष्ट्रीयता और रंग, डी है आयु और जन्म। तो सही ऑप्शन होगा इसका बी, ए और बी। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन की किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड को निम्नलिखित किन विषयों के गुणवत्ता आश्वासन को सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है? ए है मानविकी, बी है स्थापत्य, सी है इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, डी है प्राकृतिक विज्ञान, ई है प्रबंधन। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा, केवल बी, सी, ई। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड भारत की शुरुआत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा AICTE अधिनियम की धारा 10 के तहत 1994 में की गई थी, ताकि प्रस्तावित कार्यक्रमों की गुणवत्ता क्षमता का आकलन किया जा सके। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड एक स्वतंत्र स्वायत्त निकाय के रूप में 7 जनवरी 2010 से तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता और प्रासंगिकता के आश्वासन के साथ अस्तित्व में आया। विशेष रूप से इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, वास्तुकला, फार्मेसी आदि विषयों की गुणवत्ता और आश्वासन को सुनिश्चित करने के लिए। दोस्तों उसके बाद हमारे जो लास्ट के 5 क्वेश्चन है वो पैसेज पे आधारित होंगे, जो
गद्यांश हमें दिया गया होगा उसी से वो 5 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं दोस्तों। तो गद्यांश दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रही हूँ, आप लोगों को इसे पढ़ के क्वेश्चन को अच्छे से स्वयं से सॉल्व करना है। दोस्तों मैं क्वेश्चन को पढ़ के उसके आंसर आपको पढ़ के बता दूंगी। पैसेज का पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पहला है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र शीतोष्ण क्षेत्रों की तुलना में औद्योगिकरण की समृद्धि के लिए अधिक अनुकूल स्थितियों वाले प्रतीत होते हैं। और दोस्तों इसमें स्टेटमेंट दूसरा दिया गया है, अकेले भौगोलिक कारक एक देश के विकास को निर्धारित करते हैं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा, पहला और कथन दूसरा दोनों ही असत्य हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक स्थान की जलवायु और भूगोल किन चीज़ों को प्रभावित करती है? ए नीतियाँ, बी लोगों, सी राजनीति, डी सामाजिक संरचनाएं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी होगा, ए बी सी डी चारों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन दूसरा कारण। अभिकथन दिया गया है, पूर्ववर्ती काल में स्थल रुद्ध देशों का विकास संबंधी आलाभ अत्यधिक वृहद था। और कारण दिया गया है, पूर्ववर्ती काल में परिवहन और संचार की लागतें बहुत उच्चतर थी। तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन ए होगा। इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन पहला है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सभी देशों ने विकास के संदर्भ में अत्यधिक कमजोर निष्पादन किया। और कथन दूसरा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र रोग प्रवण वातावरण वाले प्रतीत होते हैं। दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही होगा, पहला असत्य है लेकिन दूसरा सत्य है। दोस्तों इस पैसेज का और इस सेट का सबसे आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान विकास संबंधी आलाप की स्थिति में? ए स्थल रुद्ध देश, बी है वे क्षेत्र जिनमें बीमारियों पर नियंत्रण पाना या उनका इलाज करना आसान है, सी वे स्थान जो अपने माल के लिए प्रमुख बाजारों से दूर हैं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी होगा, केवल ए और सी। दोस्तों यहीं से हमारा ये सेट समाप्त होता है। इसके बाद आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और PYQs अच्छे से कवर करते रहिए। बाकी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।